गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। हर दिन हम सैकड़ों विज्ञापन देखते हैं, टीवी पर, फोन पर, सड़कों पर। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि कंपनियां ये कैसे तय करती हैं कि कोई विज्ञापन काम कर भी रहा है या नहीं? मतलब जो करोड़ों रुपए खर्च हुए, उनका कोई नतीजा निकला भी या बस धुआं हो गया? आज हम इसी दुनिया की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम ये समझेंगे कि विज्ञापन की प्रभावशीलता यानी इफेक्टिवनेस को कैसे मापा जाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ बिक्री के आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी साइंस है। हाँ, और ये साइंस 3 बड़े सवालों के इर्द गिर्द घूमती है। पहला, क्या विज्ञापन अपना संदेश लोगों के दिमाग तक पहुंचा पाया? ओके। इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन इफेक्ट। दूसरा, क्या इससे असल में बिक्री पर कोई असर पड़ा, यानी सेल्स इफेक्ट। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, क्या विज्ञापन पर खर्च किया गया हर रुपया मुनाफा कमाकर वापस लाया, जिसे हम आरओआई या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो चलिए इसे खोलते हैं। जब हम कहते हैं कि एक विज्ञापन प्रभावी है, तो इसका असल में क्या मतलब है? क्योंकि मुझे याद है एक कार कंपनी का विज्ञापन था जो बहुत पॉपुलर हुआ, सब उसके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन बाद में पता चला कि उस साल उनकी बिक्री गिरी थी। तो क्या वो विज्ञापन प्रभावी था? यह एक बेहतरीन सवाल है और यही इस टॉपिक के दिल में है। प्रभावशीलता का कोई एक मतलब नहीं होता। अच्छा। ये पूरी तरह से विज्ञापन के उद्देश्य पर निर्भर करता है। क्या लक्ष्य सिर्फ ब्रांड का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ाना था, जिसे हम अवेयरनेस कहते हैं, या फिर किसी नए प्रोडक्ट में रुचि जगाना था, या फिर ब्रांड के प्रति लोगों का नजरिया बदलना था, या जैसा कि ज्यादातर होता है सीधे सीधे बिक्री बढ़ाना था? तो जो मेरा उदाहरण था वो? आपका दिया हुआ उदाहरण कम्युनिकेशन इफेक्ट और सेल्स इफेक्ट के बीच के अंतर का एक क्लासिक केस है। मतलब हो सकता है कि वो विज्ञापन कम्युनिकेशन के लिहाज से सुपरहिट था, बिल्कुल, लेकिन बिक्री के लिहाज से फ्लॉप। एकदम सही। और इसीलिए इन दोनों को अलग अलग मापना जरूरी है। बिना इसे मापे विज्ञापन पे पैसा खर्च करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। सही बात है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा तीर निशाने पर लगा और कौन सा बस हवा में खो गया। ठीक है, तो पहले तीर पर आते हैं, संचार प्रभाव या कम्युनिकेशन इफेक्ट। ये पैसे या बिक्री से ज्यादा इस बात पर ध्यान देता है कि संदेश लोगों तक कैसे पहुंचा, उनके दिमाग पर क्या असर हुआ। हाँ, यहाँ मुख्य सवाल यह है कि विज्ञापन ने टारगेट ऑडियंस के साथ कितनी अच्छी तरह से संवाद किया। इसमें हम कुछ खास चीजें मापते हैं, जैसे रिकॉल और रिकग्निशन। रिकॉल और रिकग्निशन? हाँ, मतलब क्या लोगों को विज्ञापन अपने आप याद आया या फिर उसे देखने के बाद ही वे उसे पहचान पाए? और क्या विज्ञापन देखने के बाद ब्रांड के प्रति उनके रवैये में कोई बदलाव आया? और इसे परखा कैसे जाता है? बिक्री के नंबर तो साफ दिखते हैं, लेकिन किसी के मन में क्या चल रहा है ये कैसे पता चलेगा? सही सवाल। ये तो काफी हद तक दिमागी खेल लगता है। इसके लिए 2 स्तरों पर टेस्टिंग होती है। पहली है प्री टेस्टिंग, जो विज्ञापन पर बड़ा पैसा लगाने से पहले की जाती है। ओके। इसमें उपभोक्ता सर्वेक्षण और खास तौर पर फोकस ग्रुप्स का इस्तेमाल होता है।
लोगों के एक छोटे समूह को विज्ञापन दिखाया जाता है और उनसे खुली बातचीत की जाती है। लेकिन क्या प्री टेस्टिंग हमेशा काम करती है? कई बार फोकस ग्रुप में जो विज्ञापन हिट होता है वो असल दुनिया में फ्लॉप हो जाता है। क्या ये तरीका भरोसेमंद है? लोग अक्सर वही कहते हैं जो उन्हें लगता है कि रिसर्च करने वाला सुनना चाहता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये प्री टेस्टिंग की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसे क्या कहते हैं? हाँ, सोशल डिजायरेबिलिटी बायस कहते हैं। सोशल डिजायरेबिलिटी बायस। हाँ, लोग स्मार्ट दिखना चाहते हैं, इसलिए वो शायद ही कहें कि उन्हें विज्ञापन समझ नहीं आया। इसीलिए अच्छे मॉडरेटर सिर्फ ये नहीं पूछते कि आपको कैसा लगा, बल्कि वे ऐसे सवाल पूछते हैं जिनसे गहरी बातें निकलें। जैसे इस विज्ञापन को देखकर आपके मन में कौन सा शब्द आता है, या यह विज्ञापन किस तरह के इंसान के लिए है। इसका मकसद ये पक्का करना है कि संदेश साफ और आकर्षक है या नहीं, इससे पहले कि उस पर करोड़ों खर्च किए जाएं। और दूसरा स्तर, जो शायद ज्यादा भरोसेमंद हो, वो है पोस्ट टेस्टिंग, जो विज्ञापन जारी होने के बाद होती है। अच्छा। इसमें रिकॉल और रिकॉग्निशन टेस्ट होते हैं। सर्वे में लोगों से पूछा जाता है, क्या आपको हाल ही में किसी टूथपेस्ट का विज्ञापन याद है? ये है अनएडेड रिकॉल, मतलब बिना किसी मदद के। हाँ, और अगर वो नहीं बता पाते तो पूछा जाता है, क्या आपने XYZ ब्रांड का नया विज्ञापन देखा है? ये है एडेड रिकॉल। इससे पता चलता है कि विज्ञापन लोगों के दिमाग में अपनी जगह बना पाया या नहीं। यहाँ एक दिलचस्प बात है, क्या ऐसा हो सकता है कि लोगों को विज्ञापन याद ना हो, लेकिन फिर भी वो उनके खरीदने के फैसले पर अवचेतन रूप से असर डाल रहा हो? यह एक बहुत ही उन्नत विचार है और रिसर्च दिखाती है कि ऐसा बिल्कुल होता है। कई बार सिर्फ ब्रांड का लोगो या रंग बार बार देखने से भी हमारे दिमाग में एक पहचान बन जाती है, भले ही हमें पूरा विज्ञापन याद ना हो। अच्छा। इसी को सबकॉन्शियस इम्पैक्ट कहते हैं। इसे मापना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह मौजूद है। ये सब तो ठीक है कि संदेश पहुंचाया नहीं, लेकिन आखिर में कंपनी के अकाउंटेंट तो एक ही सवाल पूछेंगे, क्या इससे बिक्री बढ़ी? तो चलिए दूसरे तरीके पर आते हैं, सेल्स इफेक्ट। हाँ, यह मापने का सबसे सीधा तरीका माना जाता है। इसमें विज्ञापन अभियान से पहले, उसके दौरान और उसके बाद की बिक्री के आंकड़ों की तुलना की जाती है। मान लीजिए एक कंपनी ने दिवाली पर 1 महीने का कैंपेन चलाया, तो वो सितंबर की बिक्री, अक्टूबर की बिक्री और नवंबर की बिक्री की तुलना करके देखेंगे कि क्या कोई उछाल आया। इसे सेल्स लिफ्ट एनालिसिस कहते हैं। तो अगर बिक्री बढ़ी तो विज्ञापन हिट, अगर नहीं तो फ्लॉप। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है। सुनने में आसान में, लेकिन यही सबसे बड़ी मुश्किल आती है। वो क्या? बिक्री पर सिर्फ विज्ञापन का ही असर नहीं होता, कई और चीजें भी इसे प्रभावित कर सकती हैं। जैसे कि? सोचिए, हो सकता है कि जिस महीने विज्ञापन चल रहा था उसी महीने कंपनी ने प्रोडक्ट पर 20% की छूट दे दी हो। हाँ, हो सकता है। या शायद उनके सबसे बड़े प्रतियोगी का प्रोडक्ट स्टॉक में ही ना हो, या फिर वो प्रोडक्ट मौसमी हो, जैसे गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक की बिक्री वैसे भी बढ़ जाती है। बिल्कुल, इन सब वजहों से भी बिक्री बढ़ सकती है। अच्छा, तो एक मार्केटर ये कैसे अलग करेगा? अगर वे ये साबित ही नहीं कर सकते कि बिक्री सिर्फ विज्ञापन से बढ़ी है, तो फिर इतना पैसा खर्च करने का क्या मतलब है? ये $1 मिलियन सवाल है। इसका कोई आसान जवाब नहीं है। कंपनियां इसे सुलझाने के लिए मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग जैसे जटिल स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल करती हैं, जो हर कारक के असर को अलग अलग करने की कोशिश करता है। एक और तरीका है कंट्रोल ग्रुप्स का इस्तेमाल करना। कंट्रोल ग्रुप्स? हाँ, जैसे एक शहर में विज्ञापन चलाना और दूसरे मिलते जुलते शहर में नहीं चलाना, और फिर दोनों की बिक्री की तुलना करना। लेकिन ये भी पूरी तरह से सटीक नहीं होता। तो अगर सिर्फ बिक्री के आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते और ये पता लगाना भी मुश्किल है कि बिक्री में उछाल क्यों है, तो फिर कंपनियां कैसे पक्का करती हैं कि उनका पैसा सही जगह लगा? यहीं पर शायद ROI की भूमिका आती है। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा है। ROI मेथड ये मापता है कि विज्ञापन पे खर्च किए गए हर रुपए ने कितना कमा कर दिया। ये सीधे सीधे मुनाफे की बात करता है। इसका फॉर्मूला सीधा है, विज्ञापन से हुई अतिरिक्त बिक्री विज्ञापन की लागत को विज्ञापन की लागत से भाग दे दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर एक कंपनी ने विज्ञापन पर 1 लाख रुपए खर्च किए और उसकी वजह से 3 लाख रुपए की अतिरिक्त बिक्री हुई, तो ROI होगा 3 लाख माइनस 1 लाख 1 लाख, जिसका नतीजा आएगा 2। इसका मतलब है कि विज्ञापन पर खर्च किए गए हर 1 रुपए ने 2 रुपए का मुनाफा कमा कर दिया। ये एक पॉजिटिव ROI है। लेकिन यहां भी तो वही समस्या होगी,
ये कैसे तय होगा कि वो 3 लाख की अतिरिक्त बिक्री सिर्फ विज्ञापन की वजह से हुई? बिल्कुल। आरओआई की गणना उतनी ही अच्छी होती है जितनी अच्छी आपकी सेल्स लिफ्ट की गणना होती है। इसीलिए विज्ञापन का सच्चा आरओआई निकालना मार्केटिंग का होली ग्रेल माना जाता है। ये अक्सर एक अनुमान होता है, कोई पत्थर की लकीर नहीं, लेकिन ये फिर भी एक जरूरी दिशा देता है। ये सब तो पारंपरिक टीवी या प्रिंट विज्ञापनों की दुनिया लगती है। आज की डिजिटल दुनिया में तो सब कुछ ट्रैक किया जा सकता है। क्या वहां चीजें ज्यादा साफ नहीं है? हाँ भी और नहीं भी। अच्छा। डिजिटल में हमारे पास बहुत सारे मैट्रिक्स हैं जो रियल टाइम में मिलते हैं, लेकिन इन मैट्रिक्स के अपने जाल हैं। यहाँ चीजें एक फनल की तरह काम करती हैं। फनल? इसे थोड़ा समझाइए। सोचिए, सबसे ऊपर है इम्प्रेशंस। इसका मतलब है कि आपका विज्ञापन कितनी बार किसी की स्क्रीन पर दिखाया गया। ओके। यह जागरूकता मापने का एक पैमाना है, लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है व्यूएबिलिटी की। हो सकता है विज्ञापन पेज के सबसे नीचे लोड हुआ हो और यूजर ने उसे कभी देखा ही ना हो, पर वो एक इम्प्रेशन गिना जाएगा। अच्छा, तो 10 लाख इम्प्रेशन का मतलब ये नहीं कि 10 लाख लोगों ने विज्ञापन देखा? बिल्कुल नहीं। अब फनल में अगला स्टेप है क्लिक थ्रू रेट, CTR। CTR? ये बताता है कि इम्प्रेशन देखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने उस पर क्लिक किया। अगर 1000 इम्प्रेशन पर 50 क्लिक आए तो CTR 5% हुआ। लेकिन क्या ऊंचा CTR हमेशा अच्छा होता है? मैं तो कई बार गलती से विज्ञापनों पर क्लिक कर देता हूँ। और कई बार विज्ञापन की हेडलाइन बहुत आकर्षक होती है, पर वेबसाइट पर कुछ खास नहीं मिलता। यही इसका जाल है। CTR को अक्सर वैनिटी मीट्रिक कहा जाता है। वैनिटी मीटर? हाँ, यानी एक ऐसा नंबर जो दिखने में अच्छा लगता है पर शायद व्यापार के लिए उसका कोई मतलब न हो। इसीलिए फनल का अगला स्टेप जरूरी है एंगेजमेंट रेट। ये मापता है कि क्लिक करने के बाद लोगों ने विज्ञापन या पोस्ट के साथ कितना इंटरैक्ट किया, उसे लाइक किया, उस पर कमेंट किया या उसे शेयर किया। ये दिखाता है कि विज्ञापन सिर्फ क्लिकबेट नहीं था, बल्कि वाकई दिलचस्प था। और फनल के सबसे नीचे जहां असल पैसा बनता है, वो है कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन? हाँ, ये मापता है कि कितने लोगों ने विज्ञापन देखकर वो एक्शन लिया जो कंपनी चाहती थी, जैसे कोई चीज खरीदना, न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करना या कोई ऐप डाउनलोड करना। यही वो मीट्रिक है जो सीधे सीधे व्यापार के लक्ष्य से जुड़ा होता है। ये तो बहुत विस्तृत जानकारी है। इसके अलावा भी क्या डिजिटल में कुछ और तरीके हैं? हाँ, ग्राहक की प्रतिक्रिया को भी सीधे मापा जा सकता है।